इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट आप लोग, पहली बात है सच सच बताइए, आप लोग अभी अपनी जो एनुअल एग्जामिनेशन को लेकर जो आपकी तैयारी है वो आप रैंडम ही ऐसे कर रहे हैं या स्ट्रेटजी के साथ कर रहे हैं? देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीते कुछ 5-6 साल का अगर एग्जामिनेशन का पैटर्न देखें तो ये है कि 60 से लेकर 70% जो क्वेश्चन है वो रिपीट पैटर्न बेस्ड होते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके, रियलाइज करके पढ़ता है, उसका एवरेज स्टूडेंट से 10 से 15 नंबर ज्यादा आता है। आज के इस वीडियो में मैं कोई गेस्ट पेपर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, एग्जामिनर की साइकोलॉजी, इन सभी के बेस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, कैसे आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। ए टू जेड जो आप नहीं सोचे होंगे ना अब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ, मुझे नहीं लगता इस तरह की वीडियो कोई बनाया होगा। ठीक है, तो मैं उन सभी को इसमें कवर करने वाला हूँ, ए टू जेड पूरा पूरा रोड मैप आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते, क्योंकि देखिए हमेशा याद रखिएगा, आधी जानकारी अक्सर मैंने देखा है अपने जीवन में पूरा साल छात्र या छात्रा का खराब करती है। तो आप अपने साथ ऐसा मत होने दीजिएगा, संयम के साथ इस पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि संयम जो है सफलता की पहली सीढ़ी है। जो संयम के साथ रहेगा वो, मैं आशा करता हूँ वो पूरी वीडियो देखेगा और अंततः ये जान पाएगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बच्चे फेल क्यों होते हैं इतने ज्यादा। क्योंकि टीचर की साइकोलॉजी को समझना, एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर आखिर चाहता है आपकी जो है आंसर सीट में, ठीक है, तो वो हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं आपको। तो बहुत ध्यान से ये वीडियो को देखिएगा। अब इस वीडियो में देखो कई सेक्शन डिवाइडेड रहेंगे, ठीक है। तो पहला सेक्शन क्या चीज मैं बताने जा रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूँ। वैसे आपको आइडिया है, लेकिन फिर भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक। अब इसमें आपको पता है कि जो पेपर होता है 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो 10 से 15 नंबर के होते हैं, शॉर्ट 5 नंबर के, ठीक है। अब इसमें जो पासिंग नंबर होता है आपको पता है 33% होता है। जो एनुअल एग्जामिनेशन में पासिंग नंबर है, यानी 100 में 33 नंबर आप लाते हैं तो आप पास रहते हैं। लेकिन आपको अगर अच्छा परसेंटेज चाहिए तो कम से कम आप जो है 60% लाइए तो आप फर्स्ट डिवीजन के पे जाते हैं। 60% इससे अधिक रहता है आप ऊपर जाते हैं। उसके बाद अगर इससे नीचे है 50, 55, 56 आप अगर ले आते हैं तो आप सेकंड डिवीजन रहते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए। अच्छा, एक चीज याद रखिए, लोग कहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो एग्जाम पैटर्न है बड़ा कठिन होता, मतलब एग्जाम बड़ा कठिन रहता है, पैटर्न बच्चे बड़ा उलझ जाते हैं उसमें। तो एक चीज समझिए कि आप जो एक छात्र की हैसियत से आपको प्रेजेंटेशन आनी चाहिए। याद रखिएगा कि आप एक टफरी पे चाय पीते हैं, उसकी वैल्यू आपको पता है उतनी चीनी चाय पत्ती अदरक कूट कर वो बनाएगा, लेकिन 10 रुपए की एक बेचेगा। वही एक 5 स्टार में उतनी ही वैल्यूएबल चाय बनेगी, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, वो कितनी जाएगी वो आपको ही पता है, हमको ही पता है। तो यही चीज है प्रेजेंटेशन, आप किसी चीज को कैसे परोसते हैं उससे से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आदमी हम भी हैं, आदमी आप भी हैं, लेकिन यही है कि अगर आपके घर में कोई जैसे अगर आया और आपके गार्जियन आपसे किस प्रकार से उसके सामने बिहेव करते हैं, ये उसकी नजर में आपकी रिस्पेक्ट को तय करता है ना। तो ये क्या है, प्रेजेंटेशन है। हमेशा याद रखिएगा, तो आप अपनी आंसर सीट को एग्जामिनर के सामने किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने क्वेश्चंस जो उन्होंने दिए उसके आंसर्स को आप किस प्रकार से लिख रहे हैं, ये तय करता है कि आपको वो कितना अच्छा स्टूडेंट समझेंगे। याद रखिए, हर एग्जामिनर एक कॉपी को जांचने में आइडियल अगर टाइम फ्रेम देखा जाए 4 से 5 मिनट लगाते हैं, ठीक। अगर आपने कॉपी सही से लिखी तो 4 से 5 मिनट उनको लगते हैं आपकी कॉपी जांचने में। और उतना ही याद रखिए 365 दिन आप पढ़ाई करते हैं उस 4 से 5 मिनट के लिए कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी जाए एग्जामिनर के सामने। और क्योंकि वही उनका एक जो है एक नंबर वो जो दे रहे हैं ना, वो आपके उसी प्रेजेंटेशन पे कि आप हर क्वेश्चंस का आंसर किस प्रकार से दे रहे हैं। एग्जामिनर को हमेशा ये बताने की हमें सोचना है कि आपको जानकारी है, ऐसा उनको लगे आपके आंसर को देखकर। और वही मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से देखते जाना है आपको, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो पीवाईक्यूज है उनका क्या रोल है, या पीवाईक्यू को आप किस प्रकार से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे पहले आपको 5 साल के कलेक्ट करने हैं, ठीक है, इतना कर सकते हैं। और अच्छा करेंगे कैसे, आपको कटरा से मिल जाएगा, 10 से 12 रुपए में आपको पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, अनसॉल्व्ड जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेंगे, उसमें 5 साल के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। अब हर पेपर में रिपीट होने वाले टॉपिक्स को मार्क करें, ठीक है, उसको टिक कर लें। फ्रीक्वेंसी चेक करें, यानी कितनी बार आया है, ठीक है।
इसके बाद हाई वेटेज यूनिट्स को पहचाने। हाई वेटेज यूनिट्स मतलब कि जिन यूनिट से, वेटेज मतलब क्या है कि जिन यूनिट से क्वेश्चन कितने ज्यादा आ रहे हैं, वेटेज क्या है, कितने ज्यादा अधिक से अधिक क्वेश्चन वहां से उठ रहे हैं, उन यूनिट्स को पहचानो। समझ में आ रहा है? इसके बाद सेम टॉपिक डिफरेंट वर्डिंग में आए तो भी उसको काउंट कर लो। मतलब अगर एक ही टॉपिक से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं या चेंज करके आ रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उसी टॉपिक से रिलेटेड है वो क्वेश्चंस, तो आप उस टॉपिक को काउंट करना है, उस टॉपिक को अपने जो है मेजर फोकस वाले साइड में उसको रखना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं चीजें समझा रहा हूं। अगर मान लो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से आप देखो कि अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग वर्डिंग में क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अगर उससे क्वेश्चंस अलग अलग वर्डिंग में आ रहे तो याद रखना वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको आपको पूरा जो है स्टडी करना है, डीप स्टडी करनी है, क्योंकि इससे जिस प्रकार भी क्वेश्चन बनकर आएंगे आप दे दोगे। या अगर मान लो किसी टॉपिक से हर साल दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस टॉपिक को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी। समझ में आए? तो पीवाईक्यू किस प्रकार से रीड करना है यह मैंने इसमें आपको समझाया है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन 3 की ओर। अभी फर्स्ट सेक्शन में हमने देखा एग्जाम पैटर्न, सेकंड सेक्शन में पीवाईक्यू, और थर्ड सेक्शन में हम देखने जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी अर्थात कि आप किस प्रकार से रणनीति अपनी बना सकते हैं। इसमें बीए के लिए अलग बता रहा हूँ, बीएससी के लिए अलग बता रहा हूँ, बीकॉम के लिए अलग बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बीए वाले ध्यान से सुनो। बीए में देखोगे तो हैवी थ्योरी वाले सब्जेक्ट रहते हैं, मतलब जैसे पॉलिटिकल है, एंशिएंट है, ज्योग्राफी है, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब में जिसमें थ्योरी ज्यादा रहती है, आपको सबके क्वेश्चंस को लिखना कैसे, आंसर्स को लिखना कैसे, ये ध्यान समझिए। अच्छा, डीप आंसर राइटिंग जिसको समझनी होगी उसको डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो दूंगा, उसमें मैंने लिख के बताया, तो उसको जरूर देखना। ये तो मैं ऐसे ओवरऑल आपको एक ऐसे दे रहा हूं, आप उसको बस समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आंसर स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे होगा, 10 से 15 नंबर का अगर एक क्वेश्चन आ रहा है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले क्या जाएगा उसमें, इंट्रोडक्शन जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें जाती है, टॉपिक का बैकग्राउंड डालो कि वो जैसे कोई क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन में जो भी टॉपिक को चुना गया है उस टॉपिक का क्या बैकग्राउंड है, किसके बारे में बात हो रही है, क्या उसका आपके पास उसके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप उसको इंट्रोडक्शन में डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद डेफिनेशन या थिंकर का नाम जरूर ऐड करिए। इससे क्या लगता है कि आपके पास नॉलेज है, ये एक आपका लेवल बढ़ाती है एग्जामिनर के सामने। इसके बाद आप जो है मेन बॉडी लिखेंगे हेडिंग्स के साथ, 4-5 सब हेडिंग डालिए, हर हेडिंग के नीचे 4-5 लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखिए। अच्छा, एक चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक चीज, यही चीज है, ज्यादा हेडिंग्स मत डाल दीजिएगा, वरना एग्जामिनर ये भी समझते हैं कि आपको हेडिंग केवल आ रही है, आप हेडिंग डाल लें, फिर एक लाइन छोड़ लें, 3-4 लाइन लिख लें, फिर आप कॉपी भरने के चक्कर में पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे और लाइन चेंज करके लिखेंगे, वो ज्यादा जो है वहां पे आपको मार्क्स दिलाएगा। तो हेडिंग डालिए लेकिन उतनी जितनी जरूरी है, अपच ऐसा ना डाल दिए अपच हो जाए, बहने ही लग जाए सब, ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद एग्जांपल, फैक्ट, डेट्स, ये सब, जैसे अगर हिस्ट्री का है तो ईयर मेंशन करिए, पॉलिटी का है तो आर्टिकल या अमेंडमेंट जो है, ठीक है, ये सब अनुच्छेद, धाराएं, ये सब उसमें मेंशन करिए। तो ये फैक्ट को ऐड करने से आपकी वैल्यू बढ़ती है आपके आंसर की। समझ में आ रहा है? इसके बाद जो है हम देखेंगे इसमें फिर कंक्लूजन 2-3 लाइन का, 5 लाइन का, ठीक है। इसमें समरी, प्रेजेंट, रिलेवेंस उसका क्या है, ठीक, ये आप उसमें ऐड करिए। अच्छा, याद रखिए आप लोग जैसे कंक्लूजन जोड़ने से पहले उसमें आलोचना जरूर लिखिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अगर आप आंसर लिख रहे हो तो उसमें आलोचना जरूर लिखो। आलोचना आदमी तब करता है जब उसको किसी भी टॉपिक के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों का भलीभूत प्रकार से उसको ज्ञान हो, भली भांति वो जानता हो सब चीजें, तब वो जो है उसकी आलोचना कर सकता है। आप मेरे बारे में अच्छा जानते हैं, गलत जानते नहीं, तो आप मेरी आलोचना किस प्रकार से करेंगे? या खराब ही जानते, अच्छा नहीं जानते, तो आप आलोचना या तो आप नकारात्मक बोलेंगे या सकारात्मक बोलेंगे। लेकिन अगर बंदा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बोलता है तो उससे उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा माना जाता है एग्जामिनर के सामने। तो आलोचना जरूर लिखिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रति अन्य विचारकों का क्या कहना है, इसके सकारात्मक पक्ष या नकारात्मक पक्ष। अगर ऐसा लिखते तो आपका उत्तर बहुत ही आकर्षक बनता है, बहुत ही खूबसूरत बनता है। समझ में आ गया? और एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर को वहां पे पैराग्राफ देखने की आदत नहीं है, वो स्ट्रक्चर चाह रहा है, स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखेंगे, बड़ा अच्छा नंबर वो आपको दिलाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ काम की बात बताता हूँ जो बीए के स्टूडेंट हैं, जो कि आपकी प्रेजेंटेशन को और अच्छा बनाएगी। गलतियां बता रहा हूं कहां आप करने वाले हैं, वो आप नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, पहली चीज, एग्जामिनर को आप जब भी आंसर वो देखे तो उनको पैराग्राफ नहीं चाहिए, मार दे पैराग्राफ आप भरे पड़े हैं, उनको पैराग्राफ नहीं चाहिए, उनको स्ट्रक्चर्ड आंसर चाहिए। स्ट्रक्चर्ड आंसर कैसे लिखना है वो तो मैंने बताया ही, इंट्रोडक्शन,
उसके बाद चीजें आपको बीच में आपको पूरा डाटा डालना है, फिर लास्ट में कंक्लूजन करना है। गलती क्या करते हैं आप लोग पहली बात है बीए के बच्चे रट्टा मारे बहुत दिमाग लगाते हैं, रट्टा मार, ठीक, उसके बाद जल्दी हेडिंग नहीं मतलब कोई होते हैं कि बस एक लाइन से एक लाइन उतार दिए, कुछ यही नहीं डालते कि हाँ फोकस आदमी कहाँ करे, हेडिंग पे फोकस जाता है, हेडिंग नहीं डालेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ कंक्लूजन नहीं लिखते, कई इंट्रोडक्शन भी लिखने भूल जाते हैं, कई कंक्लूजन लिखना भूल जाते हैं। आपको करना क्या है, हेडिंग डालना है, ठीक है। अब उसमें कीवर्ड्स आप बहुत चीजें, जैसे यूट्यूब पे आप जब कीवर्ड डालते हैं, जैसे जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं उनको पता है कीवर्ड्स पे मेंशन होता है, तो कीवर्ड्स क्या करता है, अटेंशन ग्रैब करता है। ऐसे आपकी कॉपी में भी जो कीवर्ड्स आप डालते हो, यानी कि जो आंसर क्वेश्चन पूछा और उसके प्रति जहां से आंसर मेन आंसर स्टार्ट हो रहा है उसको थोड़ा नीले से लिखिए या मतलब थोड़ा डार्क करिए, जिससे जो एग्जामिनर का अटेंशन वहां ग्रैब हो कि हाँ ये यहाँ से मेन आंसर स्टार्ट हो रहा है, हमको यहाँ फोकस करना है, और वहीं पे अगर उसको जज गया नंबर मिल जाएगा, ठीक है, क्या समझे। और उसके बाद हेडिंग आप जो लिखिए, जो मेन चीज उसको अंडरलाइन करिए, ठीक है, ये सब चीजें करेंगे आप नंबर अच्छा उठाएंगे। अच्छा और क्या कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। अब ये मान के लो कि जैसे 15 नंबर के जैसे क्वेश्चंस हैं, 15 से 20 नंबर के हैं, तो आप उसको कम से कम 4 से 5 पेज में लिखिए, तब वो जाके मानिएगा कि 15 नंबर मिलेगा, और अच्छे से लिखेंगे तब। नहीं तो अगर मान लीजिए आपको कुछ समझ नहीं आया तो कम से कम 5 पेज 6 पेज भर डालो, अगर कुछ भी नहीं समझा तो कम से कम कॉपी देख के नंबर मिल जाता है। लेकिन हाँ फिर भी यही चीज कहता हूँ, रिलायबल लिखना, ये ना लिख देना कि कुछ भी कुछ लिख दिया, पॉइंट टू पॉइंट लिखना। तो आप 4 से 5 पेज लिखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन में, तो आपको अच्छे फिर मिलेगा, ठीक है। फ्लो चार्ट बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, याद रखना आलोचनाएं जरूर लिखना है, और चाहो तो उसको टेबल बना के भी इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव दोनों पक्ष आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन आपको 5 से लेकर 6 नंबर अच्छे से अच्छे तरीके से दिला सकता है। समझ में आ गया, ये बीए के स्टूडेंट के लिए था। अब हम आगे बढ़ेंगे और बीएससी के स्टूडेंट के लिए चर्चा करने वाले, ठीक। अब बात करते हैं बीएससी स्टूडेंट की। देखिए बीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको केवल थ्योरी लिख देने से नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। आपको स्टेप्स और क्लैरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना रहता है कि आपका आंसर नीट एंड क्लीन दिखे। अच्छा अब इसमें करना क्या है, बहुत ध्यान सुनिए कि अगर अब आप अपना आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें उसमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आप लोग याद रखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्ट्रेटजी आपको ध्यान में रखनी है कि न्यूमेरिकल के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। पहला आपको फॉर्मूला बॉक्स बनाकर शुरू करना है, ठीक है। जो डाटा दिया जाए उसको क्लियरली उसमें जो है साफ साफ लिख दीजिए, ठीक है। ये आपकी कॉपी भी भरता है और अच्छा भी दिखाता है आपके आंसर को। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखा करिए। फाइनल जो आपका आंसर रहे उसको एक बॉक्स में क्लोज कर दिया करिए, मतलब उसमें बॉक्स बनाकर लिखा करिए, ठीक है। अच्छा ये चीज याद रखिएगा आप लोग कि आपकी जो आंसर राइटिंग अगर हो बीएससी में तो ऐसा लिखिएगा कि अगर स्टेप बाय स्टेप मतलब स्टेप मार्किंग भी हो तो भी अगर मान लो फाइनल आंसर आपको गलत निकल गया, लेकिन अगर आपने कुछ स्टेप एक हद से एक हद तक स्टेप सही लिखे तो आपको वहां पे नंबर मिल सके। इसीलिए स्टेप मार्किंग के लिए अपने पास ऑप्शन रखिएगा कि हम ऐसा ना गुड़ गोबर कर दें कि सबके सब नाश हो जाए, है ना। तो भले फाइनल आंसर गलत हो लेकिन कम से कम स्टेप मार्किंग में अगर एग्जामिनर आपको देकर पास करना चाहे तो वो दे सके, उसके लिए ये ऑप्शन जरूर छोड़िए एग्जामिनर के लिए। कहीं कि अपना सत्यानाश खुद ही कर लेते हैं, ऐसा लिख देते हैं कि क्या ही कहा जाए फिर। अब देखिए अब इसमें जो और 2 पार्ट बचे, यानी कि थ्योरी डेरिवेशन वाला, उसके बाद लैब वाला, वो भी समझिए। थ्योरी और जो डेरिवेशन स्ट्रेटजी है इस पे आपको क्या फोकस करना है कि पहली बात है डेरिवेशन में स्टेप स्किप ना करें, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप उसको बढ़िया से लिखिए, डिराइव करिए। उसके बाद डायग्राम जो है लेबल्ड होना चाहिए, आपका संतुलित होना चाहिए, एक एक जो है इंच और एक एक चीजें ध्यान रख के उसको बनाइए, ठीक। इसके बाद यूनिट्स लिखना मत भूलिए, किस इकाई से क्या चीज कैसे है, ठीक। तो यूनिट्स लिखोगे नंबर बढ़िया आपको मिलेगा। लड़के करते क्या बिना लेबल के जो है उसमें डायग्राम बना देंगे या जो है डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला लिख देंगे और कुछ चीजें वहां समझ में नहीं आ रही है, ठीक। तो वो ऐसा मत करिएगा, डायरेक्ट फाइनल फॉर्मूला लिखेंगे नंबर कटेगा आपका। तो स्टेप बाय स्टेप सब चीजें करनी है, ठीक है। तो वो आपको नंबर बढ़िया दिलाएगी। अब लैब के रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनके आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं वो ध्यान से सुनिए। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी एटसेट्रा जितने भी हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है एक्सपेरिमेंट का जो प्रिंसिपल है उसको अच्छे से लिखिए। ऑब्जर्वेशन टेबल क्लीन बनाइए, ठीक है, कि अगर निरीक्षण करने वाली तालिका अगर आपकी बढ़िया है समझ में आ रहा है तो उसमें नंबर आपको मिलती है। इसके बाद कंक्लूजन जो है प्रिसाइज लिखें, ठीक है। साइंटिफिक जो प्रेजेंटेशन होती है वो आपकी क्लीन होनी चाहिए, उसमें चीजें स्वच्छता पूर्वक दिखें, साफ साफ कि क्या चीजें आप दिखाना चाह रहे हैं। ये ना हो कि उसमें दिमाग, याद रखिएगा एग्जामिनर का अगर चेहरा ऐसे से ऐसे हुआ
तो मान लीजिए कि नंबर देने में हिचकिचाएगा जरूर आपको, तो वो मत करिएगा, उसकी ये वी ना बने। समझ में आ रहा है आपको? तो फिर ये चीजें सही रहती हैं आपको, ठीक है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करेंगे बीकॉम के बच्चों की, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें आपका क्या है कि अकाउंट्स, इसके बाद लॉ के, बिजनेस के, इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स के, इन सब जो क्वेश्चंस है, इसमें क्वेश्चंस अगर आए तो उसमें आपको किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनिए। सबसे पहले अकाउंट्स के लिए सुनिए कि अकाउंट्स में आपको क्या ध्यान में रखना है। आपको सबसे पहले जो पेपर का फॉर्मेट है, ठीक है, उसी के मोड में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। पेपर फॉर्मेट में उसका आंसर लिखिए, ठीक है। जर्नल लेजर बैलेंस शीट का हेडिंग सेंटर में, ठीक है, उसका कॉलम जो है अलाइनमेंट स्ट्रेट हो, ठीक। सबसे चीजें इसमें जो ध्यान रखना है क्या है कि फॉर्मेट गलत हुआ तो हाफ मार्क्स आपकी इसमें एक कट सकते हैं, इसलिए फॉर्मेट को ध्यान में लिख के लिखिए। सेकंड में आ जाता है लॉ बिजनेस जो है स्टडीज स्ट्रेटेजी में देखा जाए तो डेफिनेशन लिखे, ठीक है। प्रोविजनल एक्सप्लेन करें, एग्जाम्पल जरूर दें। अगर सेक्शन नंबर या एक्ट का नाम याद है तो उसको भी वहां पे जरूर मेंशन करें, ठीक। इसके बाद इकोनॉमिक्स या कॉमर्स थ्योरी अगर देखा जाए तो ग्राफ बना सकते हैं तो बना दीजिए। डायग्राम को जो है संतुलित करके लेबल रखिए, उसके बाद कीवर्ड्स अंडरलाइन जरूर करें, ठीक। यहाँ पे मैंने आपको चीजें तो समझा दी है कि बीकॉम के बच्चों को क्या ध्यान में रखना है। इसके बाद यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी आपको एक याद रखनी है, सभी सब्जेक्ट के लिए जो चीज है, ठीक है। आपका जो है सब्जेक्ट का जो आंसर हो वो स्ट्रक्चर्ड हो, ठीक है, नीट एंड क्लीन हो, और टाइम मैनेजमेंट आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ये आपको यूनिवर्सल है, आपको इसको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको यूनिवर्सल पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बता दी, सब चीजें बताई बीए बीएससी बीकॉम की, लेकिन मैं एक चीज आपको बता रहा हूं ओवरऑल, ठीक है। अगर पिछले कुछ 5 से 7 साल का एग्जाम का पैटर्न, ठीक है, मार्किंग स्कीम सबको ध्यान में रखें, तो मैंने एक चीज देखी है, जो बच्चे स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखते हैं, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स लिखते हैं, अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, चीजों को बेहतर तरीके से जो आंसर में प्रदर्शित करना उसको प्रेजेंट करते हैं, तो उनको अदर जो एवरेज स्टूडेंट है उनसे ज्यादा नंबर मिलता है। क्योंकि एग्जामिनर को ना क्लैरिटी चाहिए, वहां पे लेंथ नहीं चाहिए कि लंबा लंबा आप लिखे पढ़े हो। समझ में आ रहा है? तो उस चीज पे ध्यान देना है आपको। स्मार्ट स्टूडेंट देखिए वो नहीं है जो मार पढ़े पढ़ा है मार देर तक पढ़े रहे। जो स्मार्ट स्टूडेंट आखिर में होते हैं ना, वो सही जगह फोकस करते हैं, कम समय के लिए फोकस करते हैं, लेकिन सही जगह फोकस करते हैं, उसी को उठाकर वो पुट कर देते हैं अपने आंसर में और नंबर अच्छा पाते हैं। याद रखिए, एग्जाम आप अपने सब्जेक्ट में क्वेश्चन के पैटर्न को पहले समझ लो अच्छे से, किस तरह का पैटर्न आ रहा है, लॉन्ग में किस प्रकार से पूछ रहा है, शॉर्ट में किस प्रकार के टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। अगर इसको समझ के भैया करोगे तो फर्स्ट डिवीजन बहुत दूर नहीं है यूनिवर्सिटी में, है ना, बहुत अच्छा नंबर लाओगे। और नहीं समझेंगे, आंख बंद करके दौड़ में भागे जा रहे हो, पता नहीं कहाँ गड्ढा है, वहीं जाके कूद जाओ। और जो बच्चा आंख खोल के भैया दौड़ रहा है वो जानता रहेगा ना कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ से हमको बचना है, कहाँ से निकलना है, कहाँ कूदना है, कहाँ बचना है। इन चीजों को इसी तालमेल को बैठा लेंगे तो बहुत ज्यादा विश्वविद्यालय का जो एनुअल एग्जामिनेशन का जो आपको लगता है ना कि बहुत ज्यादा यहाँ पे लोड है, वो कम हो जाएगा, और कम करके रहेंगे हम, है ना साथ में। अभी तक देखिए मैंने वो चीजें आपको बताई जो आपके हाथ में है। अब मैं थोड़ा एग्जामिनर जो आपके होते हैं उनकी क्या साइकोलॉजी, वो ध्यान से सुनिए। एक जो एग्जामिनर अगर आपकी कॉपी अगर उठा रहा है, मान लीजिए वो देख रहे हैं आपकी कॉपी चेक करने जा रहे हैं, सबसे पहले उनको 4 से 5 मिनट लगेगा, आइडल टाइम फ्रेम है कि वो इतने में आपकी कॉपी जांच देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो देखते क्या है, वो साफ हैंडराइटिंग देखेंगे, मार्जिन किस प्रकार से आपका क्वेश्चन के प्रति जाता जा रहा है, कितने पहला क्वेश्चन कितने पेज का लिख रहे, दूसरा कितना, तीसरा कितना, ठीक है, ये चीज। इसके बाद हेडिंग्स आप कितना डाल रहे हो, ठीक। इसके बाद कंसिस्टेंसी क्या है, पहला कई लोग क्या करते हैं, चौथा डाले फिर एक डाल, पहला क्वेश्चन कर दिए, फिर तीसरा लपेट के कर रहे हैं, दूसरा करते करते कॉपी छीन गई। तो वो चीज बढ़िया से उसमें देख रहे हैं कि क्या इंप्रेशन, किस प्रकार से कॉपी तुम्हारी लिखी गई है, और यही उनको इंप्रेस करता है, ठीक। इसके बाद जो है पहले के याद रखो, पहला 2 क्वेश्चन जो है, 5 क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं, पहले 2 क्वेश्चन को आपको बढ़िया तरीके से लिखना है, ठीक है। वो इंप्रेशन बनाता है आपको, पहले 3-4 पेजेस जो है बहुत अच्छा इंप्रेशन आपके लिए तैयार करते हैं, ठीक। इसके बाद जो है एक्स्ट्रा सीट लेने से पहले अपना याद रखना कि जो आपने पहले कुछ जो किया है उसकी क्वालिटी जरूर देखो, कि आपने पहले जो पहली सीट भरी है उसमें ऐसा तो नहीं कोई पेज खाली रह गया है, या आपने केवल लपेटते चले जा रहे हो इसीलिए तुम दूसरा विचार रहे हो, तो ऐसा मत करना। एक ही कॉपी भरो, लेकिन अपने जो प्रत्येक क्वेश्चन है उनको संतुलित रूप से लिख कर भरना। ये नहीं कि पहला मार भरे जा रहे, एक ही क्वेश्चन के लिए मार 6 पेज भर दी फिर 3 पेज, मत करना ऐसे। यही कहता हूँ, स्ट्रक्चर यही मार्जिन देखता है और तब समझ जाता है व्यक्ति,
ठीक। इसके बाद जो है टाइम मैनेजमेंट पे आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के समय आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। जो 15 मिनट आपको पहले मिलता है उसमें आप रीडिंग सही से करो। आदमी क्या करता है, जैसे मिला पहला क्वेश्चन देखा लिखना चालू, 15 मिनट जो मिला उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। कि बाद में आपको ये ना रहे भैया कि अरे यार इस क्वेश्चन को इतना दे दियो, ये वाला देखो आप समय नहीं है लेकिन ये वाला क्वेश्चन पूरा हमको आ रहा है। तो पहले जो क्वेश्चन आपको है वही करिएगा, याद रखिए। पहले जो अगर अच्छे से तैयारी किए होंगे तो सभी क्वेश्चन आएगा, और नहीं भी आ रहा तो जो अच्छा सही से आ रहा है उसको पहले करके हटा दीजिए, क्योंकि बाद में प्रेशर की वजह से कुछ कुछ चीजें आप भूल जाते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद जो है वही चीज मैंने बताया, पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसके बाद हर आंसर के लिए फिक्स टाइम रखो कि हमको इतना जो है आंसर इतने समय में कर देना। अभी इसको इसके लिए भी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, लास्ट में इसके लिए बताएंगे कि टाइम मैनेजमेंट आपको करना कैसे, और ये अगर सीख लेंगे ना तो याद रखिए अभी से एक महीना बढ़िया जाएगा। इसके अच्छा इसके बाद हर 10 मिनट में रिवीजन के लिए अपना, मतलब लास्ट के 10 मिनट, हर नहीं हर लास्ट के 10 मिनट अपने रिवीजन के लिए बचाओ, कि हमको लास्ट में पूरी पूरी चीजें देखनी है कि मेरा कहीं छूटा तो नहीं। कहीं कि हम क्या करते हैं, शॉर्ट आंसर के लिए क्वेश्चन लिख देते हैं, आंसर सोचते बाद में लिखेंगे, बाद में लिखा ही नहीं पाता है। विकल्प वाला हम लोग छोड़ देते कि बाद में इसको कर देंगे, वो भी छूट जाता है। तो वो सब चीजें मुझको गलती नहीं करना है। अब एक महीना का अगर समय है, फरवरी से लेकर मार्च से लेकर अप्रैल में, मान लीजिए 1 मार्च से लेकर आपकी जो है 1 अप्रैल तक एग्जामिनेशन को देखते हैं, 1 महीने का समय हम लोग करेंगे क्या, कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, इसको ध्यान सुनिए। 30 दिन का आपका क्या प्लान हो सकता है, क्या रोड मैप आप बना रहे हैं। 4 सप्ताह में आपका पूरा जो मंथ है विभाजित है, बटा हुआ है। तो पहले वीक में आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट यूनिट्स को पकड़िए। यूनिट्स को कैसे पकड़ना है, इकाई को कैसे पकड़ोगे, यूनिट्स को इस तरह से पकड़ना है कि जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, बदल बदल के वर्डिंग के साथ आए हैं, उन टॉपिक्स को देखना है कि वो किस यूनिट से है, उस यूनिट पर पूरा फोकस करना है और उस यूनिट को तैयार करना है। समझ में आया। तो इंपॉर्टेंट यूनिट्स को हमको पहले सप्ताह में तैयार कर लेना है। दूसरे सप्ताह में हमको क्या करना है, पीवाईक्यू को जो है तैयार करना है, प्रैक्टिस करनी पीवाईक्यूज की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लो, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। पहले पीवाईक्यू मत उठाना मेरे भाई, उससे ये होगा कि तुमको क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। अब ऐसे क्या है कि तुमने यूनिट्स तैयार कर ली, तुमने यूनिट्स को पहचान ली कि इंपॉर्टेंट है, तुमने उसकी डीप स्टडी कर ली। तो अब जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तुम्हारे मन में आंसर अपने आप धीरे धीरे जनरेट होगा। और जब तुम पीवाईक्यू देख लो, तुमको लगेगा अच्छा इसका आंसर ये है, हमने इसको पढ़ा है तो हमको इतने पोर्शन को लिख देना है तो इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आपका काम आसान होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आपको पता है चीजें। समझ में आ गया। तीसरे सप्ताह में क्या करना है, अब आपको देखना है कि आपने पीवाईक्यूज तैयार किए हैं, आपने वो जो टॉपिक्स में से पीवाईक्यू मतलब मान लो कि यूनिट्स तैयार की, उसमें से जो जो आपके पीवाईक्यूज में वो आपको अच्छे से तैयार हो गए। लेकिन और भी कुछ एरियाज हैं जो कि आपके वीक है, तो वीक एरियाज को आप क्या करोगे, तीसरे सप्ताह में अपना देखोगे। अब याद रखना, जब भी आप आंसर मतलब याद करो तो ये रट्टा मार के याद नहीं करना, आपको लिख के हर बार लिखोगे, कुछ ना कुछ शब्द चेंज होगा और वही आपकी जो आम तौर पर लिखने की जो एक हैबिट है उसको पुश करेगा, उसमें वो ढाल देगा आंसर को। तो ऐसा नहीं लगेगा कि लड़का रट के आया, वो आप अपने शब्दों में उसको लिखने लग जाओगे। तो हमेशा लिख के आंसर की प्रैक्टिस करना। याद रही, बहुत बड़ा डीप फैक्ट है, जो लिखकर आंसर प्रैक्टिस करता है ना एग्जाम हॉल में, वो उसका हाथ रुकता नहीं, वो दनादन कुछ ना कुछ शब्द तुम्हारे इतने हो जाएंगे ना, तुम लिखते चले जाओगे। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करते रहना है, ठीक है। लेकिन हाँ, चौथे सप्ताह में इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, राइटिंग स्पीड को आपको पुश करना है और रिवीजन करते जाना है। अब जितना भी तुमने अभी तक 3 सप्ताह में पढ़ा है उसको रिवाइज कर डालिए, ठीक है। कॉमन मिस्टेक जो कि आप लोग करते हैं वो गेस पेपर पे ब्लाइंडली भरोसा कर लेते हो। कई लोग बताएंगे गेस पेपर, भगवान करे भैया जो भी तुम लोग को गेस पेपर बताए उनका मतलब 100% मैच कर जाए और तुम लोग को भला हो, है ना। लेकिन एक चीज कह रहा हूँ, ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना, क्योंकि हर व्यक्ति अपने वीडियो के डिस्क्लेमर में पहले ही बोलेगा कि ये केवल गेस है, कोई भगवान नहीं है, कोई ब्रह्मा नहीं है, ठीक है। कि कोई तुम्हें बता देगा कि यही पेपर आएगा। देखो कहते ना कि भिड़ गया अच्छा, नहीं भिड़ा तो बच्चा तो वही चीज है, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं भगवान से मनाऊंगा भाई जो तुम लोग को बताया गेस पेपर 100% मेल खाए, अगर नहीं मेल खाता है तो भैया उसकी कोई गलती नहीं है, न आपकी कोई गलती है। लेकिन हाँ, आप जो गलती करेंगे उसको मैं बता रहा हूँ, गेस पेपर पर ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना है, ठीक है। व्यक्ति पीछे पैटर्न को देखते हुए आपको आगे के लिए कुछ संकेत देता है, अगर लग गया संकेत तुक्का तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है वो गेस पेपर के भरोसे नहीं बैठता। 1 महीना पर्याप्त है आप लोग के जो है पूरे इकोसिस्टम को बदलने के लिए, जो माइंड का आप बना लिए हो, है ना, कि गेस पेपर से ही कल्याण होगा, वैसा नहीं है। आपके लिए 1 महीना भी काफी है। पूरा सिलेबस आप पहले पढ़ लीजिए, मतलब एक बार देख लो, उसके बाद रिवीजन पे आना। कई बार क्या करते हैं ना कि आपको आंसर जब क्वेश्चन कहीं मिलता है तो आपको लगता है यार ये तो सिलेबस में ही नहीं है,
और आप उसके बारे में कुछ भी नहीं लिख पाते। लेकिन अगर आप सिलेबस देखे रहोगे, आप यूनिट्स को पकड़े रहोगे, हाँ इस यूनिट से इस तरह के सवाल चिपके हुए हैं, तो कभी भी आएगा ना तो आप उससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ यूनिट से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ नॉलेज, आप उसको पुट करके आंसर लिख दोगे, बन जाएगा। कम से कम 3 पेज तो भरोगे, 4 पेज तो भरोगे, 2 पेज तो भरोगे, नंबर तो पाएंगे आप। खाली पेपर तभी रह जाता है जब बच्चा कुछ ना पढ़ा। तो सिलेबस को पढ़ लो, उसके बाद रिवीजन के लिए दिमाग लगाना, ठीक है। नहीं तो कुछ कुछ क्वेश्चन हम ये पूछ लेंगे, कॉन्फिडेंस तुरंत खत्म हो जाएगा कि अरे यार ये तो है ही नहीं। तीसरी चीज है कि आप जो है अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान देना। कोई भी आंसर जब आप प्रेजेंट करो तो उसको अच्छे वे में लिखना। प्रेजेंटेशन को जो इग्नोर करता है ना, सोचता है अरे आंसर लिखने से मतलब, हम तो लिख रहे हैं। याद रखिए, आप बहुत फैक्ट लिख दीजिए, लेकिन आपके लिखने का तरीका ही भी एकदम गुड़गुड़, कोई नंबर नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आंसर राइटिंग की वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखिए। इसके बाद आपको मेन चीज है कि लास्ट मोमेंट पे पैनिक नहीं होना है, ठीक है। वही बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मैं खुद 16 महाजनपद एंशिएंट हिस्ट्री के पहले पेपर में जब मैं याद करके गया था, पहला साल था, 16 महाजनपद जो है याद किए थे, है ना, काशी, कौशल, मगध, वज्जी, कुरु, पंचाल, पता नहीं क्या क्या। और मैं एग्जामिनेशन में मान लीजिए वही क्वेश्चन तुरंत आया था और मैं भूल गया, क्यों? रटे हुए थे। तो रटंत विद्या घटंत ज्ञानम, है ना, तो रटिए मत, नहीं तो ज्ञान घटेगा तुरंत। अब इसका रियल मतलब, अब मैं एक चीज बता रहा हूँ कि आप अपने स्कोर को और बूस्ट कैसे कर सकते हैं और उसको पुश कैसे कर सकते हैं। पहली चीज, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें, यानी कि जो चीज मेन है उसको अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट कर दो या अंडरलाइन कर दो, दोनों आपके भरोसे है, ठीक है। डायग्राम बनाए जहां पॉसिबल हो, जहां जरूरत नहीं है वहां पहुंचने से हमेशा व्यक्ति का तिरस्कार होता है, अपमान होता है। तो वहां पे आपकी द्वारा की गई जो हरकत है ना, उसको एग्जामिनर जो नंबर नहीं देगा। तो डायग्राम वही बनाइएगा जहां जरूरत हो, आपको जहां लगे कि नहीं यहाँ बनाना जरूरत, वहां जरूर डायग्राम बनाइए। एग्जाम्पल जरूर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ कि अगर कोई थ्योरी है, उस थ्योरी पे बेस्ड कितने कितने विचारक ने किसके फ्रेज में क्या कहा है, उसको वहां मेंशन कर दो। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि कितना वो इम्पैक्ट डालेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो एग्जाम्पल जहां जरूरी वहां जरूर दो। जो साइंस साइड के स्टूडेंट वो भी इस चीज को समझेंगे। कंक्लूजन जब आप निष्कर्ष रखिए तो वो हमेशा पॉजिटिव वे में होना चाहिए, ठीक है। वो सकारात्मक उसका पक्ष होना चाहिए। याद रखिए, नकारात्मक जब आप किसी चीज का निष्कर्ष निकालते हैं ना, तो वो निष्कर्ष नहीं होता, वो आलोचना में गिनी जाती है। आलोचना आपको पहले लिखना है, निष्कर्ष आपको पॉजिटिव वे में लिखना है, ठीक है। आप मेरे चैनल पे, आपको भला हो ना हो, लेकिन आपको लिखना है कि बंदा कुछ भी हो लेकिन यूनिवर्सिटी के बारे में नॉलेज तो है। समझ में आया? एक्स्ट्रा फैक्ट्स को ऐड करिए जिससे कि 2-3 लाइन आप और पुश कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिए, जो मेन इस वीडियो की लाइन लेंथ है उसको आपको ध्यान रखनी। क्या? अगर अच्छी स्ट्रेटेजी बनाकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम दोगे, बहुत अच्छा नंबर ले जाओगे, ठीक है। स्ट्रेटेजी मतलब जैसे देखो, पीवाईक्यूज है, आपकी एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। इसके बाद आपने जो है रिवीजन अच्छे से किया है, प्रेजेंटेशन आपने अच्छे से की है। तो अगर आप इन सभी को अच्छे से, जो पूरा का पूरा मैंने आपको रोड मैप दिया, इसको फॉलो करते हो, आप फर्स्ट डिवीजन लेकर जाओगे, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन याद रखना, फेल भी आप ही में से कोई होगा, पास भी आप ही में से कोई होगा, और फर्स्ट भी आप ही में से कोई ना कोई आएगा, और टॉपर भी आप ही में से कोई ना कोई जाएगा। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल भी मिलता है, लेकिन चर्चा का मुद्दा क्या बना है कि पास कैसे हो। तो गोल्ड की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा, किसी एक का जाएगा और वो लेकर जाएगा। गोल्ड मेडल मिलता कैसे है? आप अपने डिपार्टमेंट में टॉप कर दो, आप अपने सब्जेक्ट में टॉप कर दो, आप अपने कोर्स में टॉप कर दो, ओवरऑल आपको मिल जाएगा। कोर्स में टॉप कर दोगे गोल्ड मिल जाएगा, सब्जेक्ट में टॉप कर दोगे या अपने डिपार्टमेंट टॉप कर दोगे सिल्वर, ब्रॉन्ज, कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन टॉप होना चाहिए, नंबर सबसे ज्यादा ले आना पड़ेगा आपको, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यार मेहनत से घबराना क्या, पीछे कदम हटाना क्या, यही सफलता की सीढ़ी है। तुमने अब तक जाना क्या? जो भी साल भर गलती आपने की है उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपका एक जो बदलाव होगा, आपका एक डिसीजन आपका पूरा का पूरा साल में आपने जो गलत किया उसको सही में बदल देगा, है ना। गलतियां करो आप, वाजिब है। सबक समय की रहती है, मेहनत गड्ढे में गिरे हुए को भी सुरंग कीर्ति मान के देती है। तो अगर आप गड्ढे में भी गिरे हैं ना, अगर आप मेहनत करते हैं और सही दिशा में मेहनत करते हैं तो आप वहीं से सुरंग बना देंगे, ठीक है, जो कि आपको कीर्तिमान तक पहुंचाएगी। और ये मैंने खुद से लिखा है लाइन, मैंने भी आपसे बोली। मैं क्लास 12 जब मेरा बिगड़ा था, तब मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब मैंने प्रवेश किया था, तो मुझे लगा था नहीं, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया हूं और मुझे अपने आप को चेंज करना, मैं जो आज हूं तुम्हारे सामने भैया वो मैं नहीं था। मेरा 12th बहुत बर्बाद गया है, ठीक है, जिसपे मैं कहते नहीं, अगर हर व्यक्ति को अगर जीवन में कभी एक मौका दिया जाए, उससे सवाल किया जाता है कि अगर आपको जीवन में मौका दिया जाए तो आप अपने जीवन में से किस वर्ष को मिटाना चाहेंगे। तो मैं 2000 मैं वर्ष क्यों भाई यहाँ रिवील करूं, लेकिन मैं अपने इंटरमीडिएट के जो साल है मैं उसको मिटाना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरा बहुत बर्बाद साल था।
ठीक है। तो मैंने उसके बाद लिखा था अपने लिए कि गलतियां करो आप वाजिब है, सबक समय की रहती है, मेहनत गड्ढे में गिरे हुए को भी सुरंग कीर्तिमान के देती है। तो आप भी मेहनत करिए, है ना। जब हम जैसा व्यक्ति कर सकता है भाई, तो आप तो मुझसे, मैं हमेशा कहता हूँ आपसे मुझसे बहुत लाख गुना अच्छे हैं, बहुत पढ़ाई में तेज है, बहुत बुद्धिजीवी है, बुद्धिमान है, कर सकते हैं, है ना। और करता हम ही आप में से कोई एक है, तो आप करिए, बाकी कहीं दिक्कत है अभी ये आप पहली चीज देखो, एक ध्यान से सुनिए, आप लोग का जो सब्जेक्ट है उसको मेंशन करिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में बना कर लाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो आप अपने सब्जेक्ट को मेंशन करिए, आपको किस चीज से वीडियो चाहिए एनुअल एग्जामिनेशन पे, मैं मुझे बताइए, मैं बताता हूँ आपको सब चीजें। इस वीडियो में क्लियर किए, डिस्क्रिप्शन में वीडियोस दे रहा हूं, उसको देखिए, टेलीग्राम से जुड़िए, मुझसे सवाल करिए, मैं आपके लिए हूं, आप मेरे लिए हैं, ऐसा समझ के इस विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा के जो युद्ध मैदान में आप उतरिए, इस कुरुक्षेत्र में आपका कृष्ण बन के मैं खड़ा रहूंगा, ये मेरा वादा है। हाँ, मैं आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने तहे दिल से देखा होगा, दिमाग से लगाकर, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने ग्रुप में शेयर करिएगा, व्हाट्सएप में और टेलीग्राम पर अगर बना होगा तो वहां शेयर करिएगा। बाकी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़िए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।